बाहर आतंकवादियों की गोलियों का शोर, अंदर बंगले में डीएसपी की बीवी के गीतों का संगीत। इतना मतलब कि सिक्योरिटी वाले अपनी ड्यूटी छोड़कर घोंसले से नीचे गिरे चिड़िया के बच्चे को वापस उसके घोंसले में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उसकी माँ की चीखें नहीं सुनी? वो बेचारी चीखें करती कभी घोंसले की तरफ जाती तो कभी अपने बच्चों की तरफ आती। मैं देखने गई तो मेरे ये दिल मंडराने लगी, जैसे मेरी मिन्नतें कर रही। और आप सराहा नहीं किया, लगा दिए सारे सिक्योरिटी वाले चिड़िया परिवार की सेवा में, चाहे कोई टेररिस्ट पीछे से आकर डीएसपी को गोली मार दे। ऐसे कैसे मार दे? मैं जो बड़ी इसकी सबकी सिक्योरिटी के लिए, मैं यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी आपके और गोलियों के बीच। कभी गोली चलते देखी है? पिछले 10 दिन से यही तो देख रही हूँ। जरा सी खिड़की खोलो तो गोलियों के धमाके सुनाई देते। ये आसमान को चीर पहाड़ों के भी सीना ताने खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष, और उनके भी रूहियों के कोलों जैसे बादल। बचपन में मैं ये सब सपनों में देखा करती थी। फिर जब मुझे पता चला आपकी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन इन टेररिस्ट ने मेरे सारे इरादों को पानी फेर दिया। मुझे डर नहीं लगता। डर सिर्फ जंग के बाहर लगता है, अंदर नहीं। अब तुम भी अंदर आ गई, हफ्ते 10 दिनों में तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। फिर तुम बेखौफ खिड़की खोलकर देख लिया करोगी आसमान में छुपते पहाड़, रुई के गोलों जैसे सफेद बादल और पहाड़ों का सीना ताने खड़े चीड़ और देवदार के वृक्ष, जो तुम बचपन में सपनों में देखा करते थे। अनिल, मुझे बात पूछो, तुम बड़ी कब होगी? मैं बड़ी हो चुकी हूँ। कभी इन किताबों का शौक दुनिया से बाहर निकल कर देखो मैडम, ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं जितनी नजर आती है। तुम इसे पहाड़ का खूबसूरत नजारा समझ रही हो, मगर ये एक जंग का मैदान है जहाँ एक से खतरनाक टेररिस्ट आज तो हो गया, लेकिन फिर कभी सिक्योरिटी वालों को गेट से मत हटाना। और हाँ, ये काम वाली बाई को छुट्टी क्यों दिया? उसके बेटे के स्कूल में कुछ प्रॉब्लम थी। अनिल, ये सिक्योरिटी वाले झाड़ू बर्तन वाले छोटे लोग होते हैं, नौकर टाइप। इन्हें जरा खींच कर रखना पड़ता है। जरा से ढील दी तो सर पर चढ़कर बोलते हैं। अब कैसे अकेले सारा दिन गुजारोगी इतने बड़े बंगले में? उसे मैंने भेजा, वो तो बेचारी जाना ही नहीं चाहती थी। फिर मुझे लगा कहीं उसकी बेटी की पढ़ाई ना रुक जाए, और फिर मेरे पास टाइम पास करने को टाइम ही कहाँ है आज। सुबह बगीचे में पेस्टिसाइड का स्प्रे किया, असर कम हो जाए तो इनका प्लान की ट्रेनिंग करूंगी। आपने देखा नहीं, वहाँ सिक्योरिटी वाले टेंट के पीछे लॉन में एक बहुत प्यारा गुलाब का फूल खिला है, इतना बड़ा। क्यों तो हमें लगता है गुलाब सिर्फ लाल होते हैं, वो तो दूध जैसे सफेद है। लगता है मैंने फिर वही फूल पत्तियों की बातें शुरू कर दी। आप मुझसे कुछ नहीं। मेरा मतलब मैं आपके मतलब की औरत नहीं। ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज्यादा मेरे मतलब की औरत हो। सच पूछो तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कोई घर इतना सुंदर भी हो सकता है। मुझे ये पौधे पेड़ कभी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि टेररिस्ट इनके पीछे छिपकर हम पर गोलियां चलाते हैं। लेकिन आज यही पौधे मेरे घर को महका रहे हैं। बस तुम थोड़ी बावली हो, मेरा मतलब है अनप्रेडिक्टेबल। वो जैसे कहते हैं ना, किसी पहाड़ी सड़क की तरह, पता नहीं कब किधर मुड़ जाए। शुक्र है मेरे अफसर पति ने कोई तो कविता जैसी बात की, पर सर जी सड़क तो बहुत रुकी सुपा हो गई। अगर किसी पहाड़ी नदी से कंपेयर कर देते ना, तो बाय गॉड की कसम मजा आ जाता। बाय गॉड की कसम, लगता है 1-2 महीने में मैं भी तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा। कविता लिखने लगूंगा और हारमोनियम बजाया करूंगा। और मैं गाया करूंगी, तब होगी सही जुगलबंदी। जनाब, ये क्या तरीका अंदर आने का? दस्तक नहीं दे सकते? सॉरी जनाब। और ये क्या गंद डाली है खाने में, जो सुबह होते ही दिल्ली ली हुई थी? कौन थी औरत, और स्टाफ में कौन कौन था? जनाब, वो तो एक वो अपना विष्णु था, अब वही अपना पहाड़ी, और एक वो पंजाबी छोड़ा अब बिक्कर, और मेरा वो रणवीर, वो जो गोपालपुर से हमने एरिया कमांडो को उठाया था जी, अब उसी की बड़ी बहन थी। अब आया तो हमने उसे पूछताछ के लिए था, लेकिन पता नहीं उन कबीरों के दिमाग में क्या आया कि थाने में ही रख लिया रात उसे। और ठीक है, तुम अंदर जाओ, ब्रेकफास्ट लगाओ।
तू कहां मर गया था? वो तो साले नए हैं, तू तो पुराना है। तुझे नहीं पता कि नेशनल लेवल के इशू है ये? मैं तो कल बाथरूम में फिसल के गिर पड़ा था जनाब। अब टखने में दर्द था, अब साला दिमाग ही नहीं काम किया। अगर मुझे पता होता कि मेरे पीठ पीछे ये कंजर ये गुल खिलाएंगे तो मैं कभी न जाता। गलती हो गई जनाब। वो छोरे हैं तो बहुत दिले, कान पर खेलने वाले। अब पिछली दफा जब जनाब का अटैक हुआ था तो वही 3 थे, अब जिन्होंने मेडिकल हो गया लड़की का। अब आधा शहर इकट्ठा हो गया था जनाब। अब जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अब मजबूरी में उसे अब सिविल हॉस्पिटल भेजना पड़ गया और ऊपर से डॉक्टर जोधा ड्यूटी पर था। अब मेरी एक बात नहीं सुनता, वो देखिएगा बिल्कुल सही रिपोर्ट देगा। तो मैं क्या करूं, कैसे बचाऊंगा उन्हें? अब आपकी मेहरबानी हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा अपने को कि हमने उसे तबीयत से ठोका है। अब पैर पकड़ के माफी मांगने लगे थे वो। अरे माफी मांगने से क्या गुनाह खत्म हो जाते? ऐसे सालों को तो गोली मार देनी चाहिए। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ठीक है, तुम चलो, कोई बयान मत देना, मीडिया वाले आए तो मैं आकर देखता हूं क्या करना है। जनाब, लगता है पुलिस वालों से दिल टूट गया कविता वाली मैडम का। जिस पुलिस वाले से मेरी शादी हुई है उससे तो शायद कभी दिल ना टूटे। पर देव, मैं सोचती हूँ अगर थाने में एक औरत के साथ ऐसा हो सकता है तो लोग पुलिस पर कैसे भरोसा करेंगे? तुम ठीक कह रही हो। कुछ बद लोगों की वजह से सारा महकमा बदनाम हो जाता है। रोज कितना कुछ लिखा होता है अखबार में पुलिस वालों के खिलाफ। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ लिखना आसान होता है, बंधे होते हैं वो कानून की बेल्ट से। लेकिन तुम्हारा मुझ पर भरोसा करना मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जब मेरी सहेलियों को पता चला कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से होने जा रही है तो उन्होंने मुझे बहुत डराया कि पुलिस वाले ये होते हैं, वो होते हैं, डांटते हैं और मारते भी हैं। अच्छा, फिर तो बहुत खराब इमेज है पुलिस वालों की, खासतौर पर औरतों में। डर तो मैं भी गई थी, पर जब आपसे मिली तो एहसास हुआ कि होते होंगे कुछ वैसे पुलिस वाले, सब नहीं होते। खासकर मेरा देव तो हरगिज ऐसा नहीं है ना देव? बावली है, एकदम बावली, बिल्कुल पहाड़ी नदी जैसी। तुझसे तो बच के रहना पड़ेगा, पता नहीं कब किधर मुड़कर दूर निकल जाए। मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अगर कोई मोड़ मुड़ना भी पड़ा तो आपको साथ बहाकर लेकर जाऊंगी। ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुझे तैरना ही नहीं आता। जनाब, जब प्यार की बात हो ना तो तैरा नहीं जाता, डूबा जाता है। बात तो तुम ठीक कर रही हो, पर कर गलत जगह पर रही हो। पता है, हम पुलिस वालों के बारे में जब कोई औरत इस तरह की बात करती है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या? यही, वो बहुत चालू किस्म की औरत है। देव, दिस इज नॉट फेयर। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। अरे मुझे पता है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर कभी ऐसा मजाक मत करना। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया, बस कितना? इतना कि अगर कोई साबित करने के लिए कहे तो मैं जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। तुम जो चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले से नीचे गिरा हुआ नहीं दे सकती, जो गोलियों की आवाज से डर कर खिड़की नहीं खोलती, तुम किसी की जान लोगी? पर देव, ये मत भूलो कि मैं पिछले 10 दिनों में 3 बार लॉन में कीड़े मार दवाई खिला चुकी हूँ। मेरी आंखों के सामने कीड़े तड़प तड़प कर मर रहे थे और मुझे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे। उनकी वजह से मुरझा गए थे सारे फूल। चरख दे गेड़े जींदी मरदी पूणी पूणी होके खुरदी। चरख दे गेड़े जींदी मरदी पूणी पूणी होके खुरदी। तकड़े विन्नी ऐसी जिंद दी कूक
सुन के मैं उतर पहाड़ों आया, हाँ तेरी हुक सुन के मैं उतर पहाड़ों आया, हाँ तेरी हुक सुन के चरखे दे गेड़े जींदी मरदी पूणी पूणी हो के खुरदी। एक्सक्यूज मी, जी आप डीएसपी साहब से मिलने आए हैं? तब वो डीएसपी नहीं था। ये तस्वीर शायद तब की है, मुझे पता नहीं था कि उसकी शादी होती। हाँ, हमारी शादी को भी 4 महीने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पिछले हफ्ते ही आई हूँ। लगता है आप काफी पहले मिले हैं देव से। हाँ, यही नाम था उसका। इसका मतलब मैं गलत जगह पर नहीं आया। नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। देव अब डीएसपी हो गए हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देव भी आते ही होंगे। जोगिया तेरा वे ख्याल जोगिया, तेरा वे ख्याल जोगिया सोचा दिया जुने पइयां जिंदा दा तू आके पुछ हाल जोगिया, तेरा बेख्याल जोगिया। राहां दे विच सूलां उगियां, चौंकां विच सलीबां गड्डियां, रहबरी दे नां ते रहबर राहियां दे नड़ मारन ठगियां। जिंद मेरी कच दी बरूद दा एरावे, पाड़े विच जान मेरी मंगण मलावे, पाड़े विच जान मेरी मंगण मलावे। पत्तणा ते अग लगी, पानियां दा रंग होया लाल जोगिया, तेरा वे ख्याल जोगिया। ब्यूटीफुल, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन देव ने कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि इतना अच्छा गाने वाला दोस्त भी है। हाँ, जरूर करता। अगर मैं उसका दोस्त होता तो भला किसी दुश्मन का जिक्र कोई अपनी इतनी सुंदर बीवी के आगे क्यों करेगा? आप दुश्मन है देव के? हाँ, लेकिन लगता है शायद आप दोस्त समझ रही हैं। और कौन आता है किसी के घर दस्तक दिए बिना? चोर, डाकू, कातिल। तो आप क्या है, चोर, डाकू या कातिल? इस इलाके में अब तो चोर डाकू नहीं रहा, सबने हथियार उठा लिए और मूवमेंट में शामिल हो गए। शायद इसीलिए मूवमेंट ढीली पड़ गई। ऐसा ही होता है, हथियार बंद लड़ाई जब लंबी खिंच जाती है तो अक्सर मूवमेंट ऐसी खत्म होती है या खत्म कर दी जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि इस घर में कोई औरत रहती है, वरना मैं जरूर दस्तक देकर आता। बाय द वे, ये हारमोनियम आप बजाती हैं? जी, थोड़ा बहुत शौक रखती हूँ। चाय में शक्कर कितनी? गाती भी है? जी थोड़ा बहुत, लेकिन आपके जैसे नहीं। दरअसल देव को मेरा गाना नहीं पसंद। उन्हें लगता है कि एक पुलिस अफसर के घर में नहीं होता है, स्टेटस अलाउ नहीं करता। हाँ, वो शुरू से ही ऐसा है।
काफी पहले से जानते हैं आप देव को, लेकिन मैंने देव की सभी फोटो एल्बम देखी है। याद नहीं पड़ता कि आपकी तस्वीर देखी हो कहीं। एल्बमों में दोस्तों की तस्वीरें लगाई जाती हैं। लगता है आप देव से कुछ ज्यादा ही नाराज है। कोई बात नहीं, मैं आपकी देव से सुलह करवा दूंगी। देव मेरी हर बात मानते हैं। आप चाय नहीं ली? ये सारी किताबें आप पढ़ती हैं? गांधी, टैगोर, टॉलस्टॉय, अमृता, तस्लीमा? जी, अभी कल ही चेकअप की माँ खत्म किया, लेकिन लगता है जैसे कि अभी भी चल रहा हो। एक चमकती हुई बूढ़ी आंखों वाली माँ न जाने क्या ढूंढते हुए मेरे घर में घूम रही है कल से। आपके मेरे शौक कितने मिलते हैं, लेकिन आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, देव आकर बता देंगे। अरे आपने चाय नहीं ली, ठंडी हो रही है। मुझे इस घर में किसी ऐसी शय की उम्मीद नहीं थी। सोचता हूँ जिस काम से आया हूँ वो कर भी पाऊंगा या नहीं। सर जी, कम से कम मेरी वजह से आपका कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। आई प्रॉमिस। आप इत्मीनान से बैठिए और चाय पीजिए और बताइए कि आप देव के कौन से ऐसे फ्रेंड हैं और ऐसा क्या काम है आपका कि मैं एक टेररिस्ट हूँ। और देव से एक पुराना बदला लेने के लिए उसे मारने आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। हाँ, लग रहा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, हेल्प, हेल्प, कोई है, कोई है? हेलो, क्या किया तुमने इस फोन को? और ये सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? क्या तुमने उन्हें मार दिया है? आई एम सॉरी मिस्टर देव, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। Shut up and get out. देव घर पे नहीं है। And get out, you terrorist. मैं इस काम को अब हर से अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। तुम देव को नहीं मार सकते। मुझे अपने फैसले पर बेहद अफसोस है मिस्टर सिंह, लेकिन मैं सिर्फ इसी काम से यहाँ पर आया हूँ। पर क्यों? देव ने आखिर ऐसा क्या किया है? देव ने जो भी कुछ किया ये उनकी ड्यूटी थी। 3 साल हो गए इस घटना को। भगवान के लिए भूल जाओ उसे। नहीं भूल सकता। देव ने जो किया है वो भूलने लायक नहीं है। क्या किया है देव ने? अखबार में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी प्रेमिका ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। इसमें देव का क्या कसूर है? कसूर है, देव का कसूर है। आप मेरी नीलू को नहीं जानती, इसलिए आपको उसके बारे में बहस करने का कोई हक नहीं है। उसकी तो सांसों से भी जिंदगी के गीत धड़कते थे। वो आत्महत्या जैसी घटिया हरकत के बारे में सोच भी नहीं सकती। सिर्फ मेरा पता जानने के लिए उसे 5 दिन 5 रात गैर कानूनी हिरासत में रखकर इतना टॉर्चर, इतना सलील किया कि देखिए, पढ़िए इसमें लिखा है मेरी नीलू के साथ हुई कहानियत का पूरा किस्सा। क्योंकि पुलिस वालों के खिलाफ इतना आसान होता है, बंधे होते हैं कानून की बेल्ट से। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ मिसेस देव कि ये बात आपको आपके पति ने सिखाई है। बच्ची नहीं हूँ मैं। ये भी खुद सोच सकती हूँ। तो फिर एक औरत पर हुए जुल्म को पुलिस का स्टेटमेंट मत बनाओ। आप चाहे मेरे दुश्मन की बीवी हैं, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। आप जैसी ज़हीन औरत से ऐसी साधारण दलील की उम्मीद नहीं है मुझे। अगर सोच सकती है तो सोचिए कि शराब और वर्दी के नशे में चूर 4 पुलिस वालों के बीच जब एक अकेली औरत फिर गई होगी तो क्या कुछ हुआ उसके साथ। आपको पता है ना कल रात क्या हुआ शायद एक खाने में? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि उस घटना से देव कितना खपा थे। गोली मारते तुम मुलाजिमों को, अगर उस घड़ी उनके सामने आ जाते। गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि तुम्हारी प्रेमिका के साथ जो भी कुछ हुआ देव उसमें हरगिज़ शामिल नहीं होंगे। मुझे देव की किस्मत से ईर्ष्या हुई। एक नंबर का झूठा और कमीना है, लेकिन कितना भरोसा है उसकी किस्मत में, वो भी एक औरत। तू झूठा है, मक्कार, फरेबी। गई बीती घटना की आड़ में तू मेरे देव का कत्ल करने आया है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बाहर जाके शोर मचा दूंगी। हेल्प, कोई है? मिसेस देव, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।
मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव। I'm sorry। मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन जो आप कर रही हो मेरी प्लानिंग के खिलाफ। I'm extremely sorry। मुझे आप पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें देव का दोस्त समझा। एक अजनबी होते हुए भी तुम्हें इतनी इज्जत दी। हमारे लिए चाय बना कर लाई। उसके लिए थैंक्स, लेकिन वो सब आपने मेरे लिए नहीं, अपने पति के दोस्त के लिए किया। ये गलतफहमी भी तुम्ही ने पैदा की। दस्तक दिए बिना अपनों की तरह मेरे घर में आए, मेरा हारमोनियम बजाया, मेरी किताबें और मेरे शौक के बारे में बातें की। कौन आतंकवादी ऐसा करता है? रोज पढ़ती हूँ अखबारों में, वो बारूद फैलाते हुए आते हैं और किसी के सीने में गोलियां खिलाकर चले जाते हैं। 2 मिनट नहीं लगते उन्हें किसी का घर उजाड़ते हुए। तुम कितनी देर से मेरे घर में हो? कहाँ रहे हो? आप भूल रहे हैं मिसेस देव कि आपके पति घर पर नहीं है, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं देव के लिए आया था, आपके लिए नहीं। अब माफ कीजिएगा, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ। लेकिन तुमने खुद ही कहा था कि तुम एक टेररिस्ट हो और एक पुराना। अखबार ने लोगों की भाषा बदल दी है मिसेस देव। आपकी तरह किताबों से नहीं, बल्कि आजकल लोग बोलना भी खबरों से सीखते हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कभी कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। वरना आप तो समझदार हैं, समझ सकती हैं कि टेररिस्ट वो होता है जो टेरर पैदा करता है, लोगों को डराने के लिए। लेकिन हमारा एक मिशन, द चेंज, वी आर नॉट टेररिस्ट। हर टेररिस्ट यही कहता है, लेकिन काम लोगों को डराने का ही करता है। जैसे कि तुम मुझे डरा रहे हो। मैं भी तो एक लोग ही हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इस घर के बारे में मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ा पुरानी थी, मुझे नहीं पता था कि लेकिन अब तो पता चल गया ना कि इस घर में मैं हूँ, डीएसपी देवराज की पत्नी। अगर तुम देव को गोली मार दोगे तो मैं बेघर हो जाऊंगी। फिर क्यों नहीं तुम अपना इरादा बदल लेते? मूवमेंट में ऐसी भावनाओं की कोई जगह नहीं होती मिस्टर जगराज। तो ऐसी मूवमेंट के लिए लोगों के दिलों में भी कोई जगह नहीं होती। कौन सा धर्म, कौन सी आइडियोलॉजी और कौन सा सिद्धांत ये सिखाता है कि औरतों के सुहाग उजाड़ दो, बच्चों को अनाथ बना दो और अखबार। लगता है आजकल आप भी अखबार कुछ ज्यादा ही पढ़ने लगी। तीसरे दर्जे के नेता और दूसरे दर्जे के अखबार इस्तेमाल करते हैं ऐसे फिक्रे। आप जैसी औरत से ऐसी साधारण तरीके की उम्मीद नहीं करता। बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। चेखव पढ़ने वाली औरत है आप। चेखव मेरा पति नहीं है और ले जाओ उसकी सारी किताबें और एक आम औरत समझकर मुझे मेरे पति को बख्श दो। तो तुम समझते क्यों नहीं कि देव ने जो भी कुछ किया उनकी ड्यूटी थी? बिना किसी कसूर एक औरत को हिरासत में रखना, अपने 4 साथियों के साथ उस पर जुल्म बलात्कार करना, कौन सा संविधान, कौन सा कानून ये ड्यूटी सिखाता है मिस्टर जगराज? देव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हर औरत अपने पति के बारे में ऐसे ही कहती है। काश सोचती भी ऐसा ही हो। मुझे देव पर पूरा भरोसा है। मुझे भी देव पर पूरा भरोसा है। एक नंबर का कमीना है वो, वर्दी में छुपा इस समय का सबसे बड़ा टेररिस्ट। कमीना वो नहीं, कमीने तुम हो जो एक औरत के दिल में उसके पति के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन भूल जाओ कि तुम ऐसा कर पाओगे। तुम ज्यादा से ज्यादा देव को गोली मार सकते हो, लेकिन मेरे दिल में देव के लिए एक भी ऐसी सोच पैदा नहीं कर सकते। अभी कुछ देर पहले जब तुम गा रहे थे, मैं लगभग खो सी गई थी। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे गीत, एक पल के छोटे से हिस्से के लिए तुम मेरे दिल के कितने करीब आ गए थे। मैं अचंभित हूँ कि क्या हो गया था मुझे, मैं कहाँ थी। मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उस पल अगर तुम मेरे दिल में उतरते तो उतर जाते। पर शुक्र है तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया, तुम्हारी आवाज निकली है, तुम सिर्फ एक कातिल हो। क्या मिलता है तुम्हें किसी की जान लेकर? किसी की जान लेकर किसी को कुछ मिलता है, ये बात तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। अगर ये बात समझते हो तो क्यों करते हो कर्म?
अभी कुछ देर पहले जब मैं आपके घर आया तो बाहर लॉन में खूबसूरत फूल देखे, लेकिन उन फूलों में से खुशबू की जगह एक अजीब किस्म की बदबू आ रही। बकवास मत करो, फूलों में बहुत खुशबू है। बदबू उस दवाई की है जो आज सुबह छिड़की मैंने लॉन में। इससे तो बहुत सारे कीड़े मरते होंगे। क्या मिला आपको उनकी जाने का? वो मेरा लॉन खराब कर रहे थे, मासूम पौधों की जड़ें चूस रहे थे, उन्हें खोखला बना रहे थे। आपका देव भी सिस्टम का एक ऐसा ही कीड़ा है मिसेस जयराज, जो समाज के लॉन को खराब कर रहा है, इंसानियत की जड़ों को चूस रहा है, खोखला बना रहा है सभी विश्वासों को। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे सभी कीड़ों पर जहर छिड़कने का फैसला किया है। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन कौन होती है इस बात का फैसला करने वाली? अगर कहीं जुल्म होता है तो उसे रोकने का काम सरकार का है। कानून और किस लिए होते हैं? और तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को किसने ठेका दिया इस काम का? हमारी अंतरात्मा ने, हमारे विवेक ने। जुल्म सहना और देखना भी उतना ही बड़ा जुल्म होता है जितना जुल्म करना, और हमारी अंतरात्मा इस जुल्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं। सॉरी मिसेस जयराज, लेकिन आज आपके पति को मरना होगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने लॉन की फिक्र है। मुझे भी इस देश और दुनिया की फिक्र है, लेकिन देव ने आखिर ऐसा क्या किया है जिससे देश और कानून को खतरा पैदा हो गया हो? चलो मान लेते हैं कि देव ने तुम्हारी प्रेमिका पे जुल्म किया, लेकिन ये तो तुम्हारी बेटी फर्स्ट लड़ाई हुई ना, इसमें तुम्हारी मूवमेंट का तो कुछ लेना देना नहीं हुआ। और पर्सनल लड़ाइयों के लिए कोर्ट है, कानून है, जाओ और देव के खिलाफ रिपोर्ट करो। कहाँ रिपोर्ट करूं? किससे रिपोर्ट करूं? खुद देर से? वही तो है सभी रिपोर्टें सुनने और उस पर अमल न करने वाला सबसे बड़ा अफसर। देव के ऊपर भी अफसर है, अगर तुम्हें लगता है उसने कुछ गलत किया है तो। एक अफसर दूसरे अफसर के खिलाफ क्या करेगा मिसेस देवराज? आपको पता है ना, कल रात शहर के थाने में फिर वही हुआ है जो आज से 3 साल पहले मेरी नीलू के साथ हुआ। क्या किया आपके देव ने? हाँ, बता चुकी हैं आप कि देव उन मुलाजिमों से बहुत खफा थे, गुस्से से चेहरा लाल हो गया था उनका, गोली मार देना चाहते थे उन मुलाजिमों को, लेकिन बदे के कानून की बेल्ट से वगैरह वगैरह। हैरानी तो कानून नाम की इस बेल्ट की मिसेस जयराज, जो अपराधियों को गोली मारते वक्त कसकर बंदी होती है, लेकिन मासूमों और औरतों के मामले में अक्सर खुल जाती है। कुछ नहीं होगा उन मुलाजिमों को, लोगों का शोर है, ऊपर से जोर है। किसी उदारवादी ग्रुप के साथ शांति समझौते की बातचीत चल रही है। उन्हें खुश करने के लिए कुछ दिनों के लिए मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया जाए। जांच होगी, कोई गवाही देने नहीं आएगा, क्लीन चिट मिल जाएगी, वापस नौकरी पर आ जाएंगे। इनके कंधे पर एक एक स्टार और चमका होगा। आपको क्या लगता है मिसेस देव कि मेरी और जिसकी पर्सनल लड़ाई? लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि मेरी लड़ाई तो खुद के खिलाफ जो मैं लड़ता रहा 5 साल, पहाड़ों की गुफाओं में, जंगलों में, मठों में, डेरों में, चौकियों के टीलों में। आतंकवादी आतंक से पैदा होता है, और मैं भी उसी आतंक की पैदाइश हूं जो फैला हुआ है हमारे चारों ओर। मैं सिर्फ मां की कोख से 7 लेकर भी पैदा हुआ। आप चाहे तो सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड निकलवा कर देख सकती हैं। नीलू तो बल्कि मुझे इस आतंक के खेल को खेलने से रोकती थी, लेकिन एक दिन खुद उसका शिकार हो। नीलू की मौत ने मुझे तब तोड़ दिया था कि मैं जिंदगी से टूट गया था। मेरे लिए जीवन का अर्थ खो गया था। मैं भटक रहा था शब्दों के अंधेरे जंगल में। मेरी मूवमेंट, मेरी कमिटमेंट सब पीछे छूट गई। मैं सन्यासी हो गया था मिसेस देवराज, गोली रमाकर बैठ गया था पहाड़ की एक चोटी पर। मेरे साथी मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मैं एक हीर की इश्क में जगजहान को भूल कर राजा हो गया, लेकिन मैं खुश क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी। हाँ मिसेस देवराज, मैं खुश था। मुझे लगा कि यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी मेरी नीलू को। ध्यान में उतरने लगा था, बहुत मुश्किल। कभी कभी खुली आंखों से मुझे एक खौफनाक मंजर दिखाई देता। किसी शमशान के बाद किसी पगडंडी से गुजरती एक छोटी बच्ची हमारा कुत्तों से गिरी चीखती विलाप करती, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। मेरी आंखों की पुतलियां बाहर आने को छटपटाने लगती।
लेकिन मैं अपनी पलकों को कसकर खींच लेता। कहीं गोली चलती तो धमाका मेरे भीतर होता, न जाने कितने मासूम ख्यालों के चित्र हो जाते। क्योंकि मैं सब कुछ अनसुना करके तुम अच्छा था फैसला क्यों कर दिया? जानती है तुम, क्योंकि मेरे हाथ में बंदूक नहीं थी और नीलू यही चाहती थी सदा। लेकिन कुछ दिन पहले एक मेले में घूमते हुए मुझे अखबार मिला। देखिए, पढ़िए इसे। ये तो तुम्हारी तस्वीर है और एक पुलिस मुकाबले में मारे जाने की खबर। नहीं, ये मेरी तस्वीर नहीं है, लेकिन खबर मेरे मारे जाने की छपी है। मुझे मर गया समझकर पहले तो पुलिस ने मुझ पर 10 लाख का इनाम रखा, उसके बाद मेरी जगह किसी और को मारकर वो इनाम हड़प लिया। हाँ मिसेस देवराज, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मैं एक एनकाउंटर में मारा जा चुका हूं। लेकिन जानती हैं कौन मारा गया था उस झूठे पुलिस मुकाबले में? 5 बहनों का इकलौता भाई और एक विधवा मां का इकलौता बेटा। सिर्फ 19 साल उम्र थी उसकी। अंधी जंग है ये, अंधी जंग। कुछ नहीं देखती, कुछ नहीं सोचती, किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करती, बस मारती। क्या कसूर था उसका बेटा? सिर्फ इतना कि उसकी शक्ल मुझसे मिलती थी। बताती है वो कौन था जिसे इस इनाम का सबसे बड़ा हिस्सा और 2 स्टार मिले? आपका देव। जी हाँ मिसेस देव, आपका देव उसी खतरनाक आतंकवादी को मारकर डीएसपी बना। पढ़िए से। मैं मर गया था लेकिन मेरा नाम जिंदा था। कभी पुलिस इस्तेमाल कर लेती तो कभी चोर डाकू। मकसद दोनों का एक था, खैरत पैदा करना। और तब मैंने फैसला किया कि अगर मेरा नाम इतना कीमती है तो उसे सिर्फ मैं इस्तेमाल करूंगा। खैरत पैदा करने के लिए नहीं, खैरत को खत्म करने के लिए। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। लेकिन हिंसा के बदले हिंसा, कहां पहुंचे इस तरह हम? अहिंसा से भी कहां पहुंचे हैं? कम से कम आज देश आजाद तो हो गया है। भगवान के लिए अब इसका सारा क्रेडिट महात्मा गांधी जी को मत दे दीजिएगा प्लीज। मेरा मतलब वही था, सिर्फ अहिंसा की। कोई अहिंसक नहीं है यहाँ, बस कहने का अंदाज अलग है। क्रांतिकारी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम आपकी जान ले लेंगे। शांतिवादी कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। मरण व्रत रखकर हिंसा वही है, बस शक्ल बदली है। वो औरत जिसका नाम शांति है, रखेल बन के रहती है हथियार व्यापारियों की फैक्ट्रियों में। और इस नाजायज रिश्ते से इंसान नहीं मशीनें पैदा होती हैं जो बारूद निकलती है और आग उगलती है। तुम्हारी दलीलें बहुत बढ़िया है, लेकिन जिन दलीलों से तुम अपनी प्रेमिका को नहीं हरा पाए, उससे किसी और की प्रेमिका को क्या जीतोगे? कोई भी औरत खून खराबे को पसंद नहीं करती। प्यार का एक चुंबन उस पर सैकड़ों धमकियों जितना असर करता है। लेकिन सावधान, कोई औरतों को कमजोर ना समझे। जरूरत पड़ने पर वो कीड़ों पे जहर भी छिड़क देती है। और तुम खुद कह चुके हो 5 दिन 5 रात 4 पुलिस वाले तुम्हारे नीलू के जिस्म के साथ खिलवाड़ करते रहे, लेकिन उसके सीने में उसके प्रेमी के राज को न ढूंढ सके। वो बहुत कमिटेड थी। वो चाहे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं थी, लेकिन जिस रात को मरी किसी के गले से एक दीवाना के प्रेमी पड़ा। सबके सब मर्द थे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि उनका ये व्रत एक दिन भी नहीं चला होगा। और कोई औरत होती तो जन्मों की भूख पल्ले बांध देती। ऑर्गेनाइजेशन के पास और भी बहुत से काम होते हैं मिसेस देवराज। जैसे मेरे पति की हत्या, है ना? पति वो आपके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ एक टारगेट है। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन को ये टारगेट भी तुम्हें न सजाया होगा, नीलू की मौत का बदला लेने के लिए। क्योंकि नीलू ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुर्बानी दी थी। बेवकूफ हो तुम, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, नीलू ने जो भी कुछ किया तुम्हारे लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। वरना तुम खुद कह चुके हो कि उसे तुम्हारे हाथों में बंदूक देखने भी अच्छी नहीं लगती थी।
वो तो चाहती होगी कि तुम्हारे हाथों में बंदूक की जगह उसका हाथ हो। वो तो चाहती होगी कि किसी और की नफरत की जगह तुम्हारी आंखों में उसके लिए मोहब्बत हो। वो तो चाहती होगी कि तुम उसे देखो, उसकी उदासियों को सुनो, अपने खुश होठों को उसके नाम से भिगो लो, उसके दिल में उठती हुई प्यार की तरंगों को किसी जंगली इलाके में बरखाती पहाड़ी नदी की उपमा दो। हाँ, वो यही चाहती थी। बहुत प्यार करती थी वो। औरत जब प्यार करती है तो बहुत करती है, उसकी कोई हद नहीं होती, वो सिर्फ शुरू होता है। और उसे साबित करने के लिए वो अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। तुम्हारे नीलो ने साबित किया, अब मेरी बारी है। मैं भी अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और ये साबित करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे एक सौदा करोगे? सौदा? देव ने तुम्हारी प्रेमिका की जान ली, तुम मेरी जान ले लो। इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरा प्यार। करते हो सौदा? बहुत बहुत अजीब किस्म की औरत है आप। मर्द जब औरत की बात समझते हुए भी नहीं समझना चाहते तो अक्सर यही कहते हैं, इसमें अजीब क्या है, मैं तुम्हें अपना बदला लेने का चाह से रही हूँ। लेकिन किस शख्स के लिए? आप उस शख्स के लिए जान देना चाहती हैं जिसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं, इतनी मोहब्बत के काबिल नहीं है वो। तुम नीलो की मोहब्बत के काबिल थे या नहीं, इसका फैसला नीलो ने किया। देव मेरी मोहब्बत के काबिल है या नहीं, इसका फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है और मेरा फैसला है, हाँ, देव इस काबिल है कि उनके लिए जान दी जा सके। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मैं आपकी जान क्यों लूं? क्योंकि देव ने तुम्हारी नीलो की जान ली है। तो फिर क्या फर्क रह जाएगा मुझ में और देव में? आपका कत्ल करके मैं उस कमीने के बराबर जा खड़ा होऊंगा जिसे मारने के लिए मुझे दोबारा बंदूक उठानी पड़ेगी। लगता है तुम मेरी ऑफर को अच्छी तरह समझे नहीं। बहुत अच्छा प्रभाव है आपका मुझ पर। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करके उसे खत्म मत कीजिए प्लीज। जरा सोचो, 5 साल करते हो तुम अपनी प्रेमिका की जुदाई में। देव को गोली मार दोगे तो 1 मिनट नहीं लेगा, मर जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझे गोली मार दोगे तो वो जीते जी मर जाएगा। कम से कम 5 साल तक तो वो भी तड़पता रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको गोली मार दूंगा तो मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। कुछ उसूल है मेरे और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन आप हमें सिर्फ एक चैलेंज समझ लीजिए। और क्या हो तुम? धर्म योद्धा? हाथ में बंदूक हो तो चोर डाकुओं को फिलॉसफी सूझने लगती है, लेकिन इतिहास सिर्फ लफ्जों से नहीं लिखा जाता मिस्टर टेररिस्ट, उसके लिए सच की जरूरत होती है। और क्या है तुम्हारा सच? कुछ होश है तुम्हें कि क्या कर रहे हो तुम? की पता की कर रहा मैं, मार रहा जा मर रहा, मस्तक विच एक काला जंगल, मैं नंगे पैरी तुर रहा, मैं नंगे पैरी तुर रहा, ए राहां जो मैनू तुसीं दित्तियां, ए चौंक च पुज के रुक गईयां, मैं दिशाहीन हो भटक रहा, चौंक च लगे नोटिस बोर्ड ते, मैं ईसा बन के लटक रहा, ए राह जो हुण मैं चुन लई, इसे चौंक चों ही है ओ निकली, हुण वक्त करेगा फैसला, ओ गलत है जा है सही, की
पता इस अग दी खेड़ च मैं मार रहा जा मर रहा ये वक्त करेगा फैसला की कर रहा मैं एक ऐसे मर्द के पास बैठी हूँ जो मेरे घर में मेरे पति का कत्ल करने आया। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं एक ऐसी औरत के पास बैठा हूँ जिसके घर मैं उसके पति का कत्ल करने आया। मैडम जी वो अंदर है, शायद नहा रही है। अजी मैं ये पार्सल लेने आया था जी। देखने में किताबें लगती हैं, बहुत किताबें पढ़ती है जी मैडम जी हमारी। साहब जी बोलने लगे अब जरूरी होगी, अब तो दे आया। और जब यहाँ आया तो देखा अब गेट पर कोई बंदा ही नहीं है। एक बार के लिए तो मैं भी बहुत घबरा गया था जी। अरे वो दोनों पीछे लॉन में सफाई कर रहे हैं। ओ अब मैडम जी ना कहाँ से अपनी मैडम जी ओ सिपाही तो बना दियो माली, और माली तो बना दियो और काम वाली भाई तो भेज दियो स्कूल। चल रही चल और घंटी बजा। और एक बात तो है, मानो चाहे ना मानो, इस घर को ना सजा के एकदम 5 स्टार होटल बना दिया मैम जी ने। नहीं तो पहले तो निरा भूत बंगला लगता थे, अच्छा ने ना देखा होगा। जी जी लगता है मैडम जी के गांव से आए हो। बड़ी चंगी है जी मैडम जी हमारी। और अफसरों की बीवियां तो हम जैसे छोटे रैंक के अफसरों को बंदा ही ना समझे। क्या मैं तो अब हवलदार हो चुका हूँ जी साहब जी की कृपा से। लेकिन उनके लिए ना हवलदार सिपाही होते हैं, और सिपाही ना अब बंदे नहीं हुआ करते। अच्छा जी अच्छा भी मैं तो अब चलता। अब ये किताबें आप मैडम जी को दे देना, ठीक है जी। अच्छा जी राम राम। राम राम। लेकिन सुनो, हाँ जी। जब किसी के घर जाते हैं तो दरवाजे पर दस्तक देकर जाते हैं। ओ तेरी, मैं फिर भूल गया। अब सुबह गालियां खाई थी जी साथी से। अब वो क्या है ना जी, अब सुबह आज कल बाथरूम में फिसल के गिर पड़ा था मैं, इसलिए दिमाग ही नहीं काम किया। दिमाग कटने में होता है जी क्या बात करते हैं, दिमागी टकने में कैसे हो सकता है। अभी आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं जी। आप मुझे जबरदस्ती करने के मजबूर कर रही हैं। कैसे लोग सिर्फ बेकार, झूठे और मक्कार। कोई वसूल नहीं है तुम्हारा, कोई जमीन नहीं है। मरोगे तुम अपने हक की बात। I'm sorry, मिसेस देव। यकीन मानिए मैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन आप चलेगा मेरे घर से। मेरा घर में अभी अच्छे से पैसा
और कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुम अपने दोस्त हो और अपनी शादी में शामिल नहीं चले कि नाराज हो उससे। मैं कह दो कि तुम कोई छोड़ आ गए, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी तुम्हें, कैसे कह देगी इस तरह जो भी कुछ है सब ले जाओ। भगवान के लिए मेरे दिए को खुश न करो, कुछ न करो, कुछ न करो। और हरामजादी कहाँ है तेरा यार? और नहीं तो तेरे जिस्म को चीर कर निकाल लूंगा उसने मैं। मार, जितना मार सकता है मार पापी, बोटियां कर दे मेरे जिसकी, उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। पता है मिसेस देव, जब मैं पहली बार एक्शन पर गया तो बहुत घबराया हुआ था। वापसी में भागते वक्त मुझे ठोकर लगी और मैं एक गड्ढे में जा गिरा। मेरा सारा बदन छिल गया। नीलू को पता चला तो उससे रहा नहीं गया। आधी रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर वो मेरा पता ले जाएगा। मेरे लिए हल्दी मिला दूध देकर। मुझे आज भी याद है, पूरे चांद की रात में चारों ओर छिटकी चांदनी और हल्की हल्की हवा से लहराता उसका फिरोजी दुपट्टा। चांदनी रात के उन लम्हों में सारी दुनिया सुरमई हो गई, आधी काली आधी सफेद। उस वक्त अगर सृष्टि में कोई रंग बचा था तो वो था फिरोजी। मैं उससे नाराज हुआ। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, वो क्यों अपनी जान पर खेल रही थी? हाँ मिसेस देव, वो अपनी जान पर खेल रही थी। रात के अंधेरे में 3 मील जंगल छानकर वो मुझे हल्दी मिला दूध पिलाने आई थी। कटीली झाड़ियों से उसका सारा बदन छिल गया, लेकिन उसे फिक्र थी तो सिर्फ मेरे जख्मों की। हाँ, हल्दी जब दूध में घुल जाती है तो दूध नहीं रहता, दवा बन जाती है। और ये दवा जब तुम्हारे अंदर जाएगी तो तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे, अंदर के भी और बाहर के भी। लो, पी लो। सिर्फ मेरे लिए वो पागलों की तरह जंगल की रात में कूद पड़ी थी। अंधेरा अपने उफान पर था, गोलियों की लहरें उठ रही थी, लेकिन वो मेरे सामने निश्चित खड़ी थी, हाथों में दूध और आंखों में मुस्कान। मुझसे रहा नहीं गया पर मैंने आगे बढ़कर, और तुमने आगे बढ़कर उसके चेहरे को चूम दिया। मिसेस देव, ये आप क्या कर रही है? मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भरी जिंदगी के वो लम्हे याद दिला रही हूँ जब तुम अपने नीलों के साथ थे, जब वो आधी रात को 3 मील जंगल छानकर तुम्हें अपना हल्दी वाला दूध पिला गया। वो तुम्हारे सारे जख्म लेकर चली गई, लेकिन तुम्हारे अंदर अपने घाव छोड़ गई। मैं नीलू नहीं, लेकिन चलो कुछ पलों के लिए मैं तुम्हारी नीलू बन जाती हूँ। बाहर नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक चांदनी रात फैली हुई है, जिससे मेरे तन मन की सारी दुनिया सुरमई हो गई है। आधी काली आधी सफेद, बेतरतीब ख्यालों का एक अंधेरा जंगल जहां आज हम मिले हैं। कितने बबूल हो गए हैं तुम्हारे अंदर, जिनसे टकराकर मेरा सारा वजूद जख्मी हो गया है। मुझे सिर्फ तुम्हारे जख्मों की परवाह है। अपने अंदर के सारे बबूल उखाड़कर मेरे अंदर की नदी में फेंक दो। चांद की चांदनी धुल जाएगी, काला रंग बह जाएगा और पीछे बचेगा
सिर्फ फिरोजी, और उस फिरोजी रंग में तुम और तुम्हारी प्रेमिका। मिसेस टेर, आप मुझे मेरे मिशन से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी नीलू का वास्ता दे रही वो हूँ। मर चुकी है। समझ लो लौट आई है। सिर्फ एक फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। तो ले चलो मुझे उन जंगलों में जहाँ गोलियां चलती हैं। मैं जंगल की मीलों मील कटीली झाड़ियों से अपना बदन चिल्ली करवाते तुम्हारे साथ चलो उस जगह जहाँ तुम अपनी नीलू के हाथों ये हल्दी वाला दूध पी सको। अब आप नीलू का कैरेक्टर को बहुत खटा कर देख रही हैं। आप उसे सिर्फ एक प्रेमिका समझ रही हैं, लेकिन वो इससे बढ़कर थी। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी मोमेंट को भी प्यार करती थी। अगर मैं भी तुम्हारी मूवमेंट को प्यार करने लगूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन जाऊं तो क्या तुम अपना इरादा भूल जाओगे? नहीं, देव जब भी मेरे सामने आएगा मैं उसे गोली मार दूंगा। और इससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। इसीलिए कह रहा था मिस्टर राज कि सिर्फ एक फिरोजी चुन्नी ओढ़ लेने से कोई औरत नीलू नहीं बन जाती। अगर आपकी जगह नीलू होती तो वो भी तुम्हें गोली मार देती। कोई भी औरत अपना प्यार छीना जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों को सिर्फ अपने लॉन की फिक्र, लेकिन जब तक देव जैसे इंसानियत की जड़ें चूसने वाले कीड़े मौजूद हैं, इस दुनिया में प्यार मोहब्बत की बात करना बकवास है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बातों में आकर मैं देव को गोली मार दूंगी? कम से कम लेनिन तो आपसे यही उम्मीद करते हैं। तुम भूल रहे हो मिस्टर टेररिस्ट कि मैं अनीत हूँ, डीएसपी देव राज की पत्नी। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हूँ मैं। लेकिन आप प्यार भी तो करती हैं। देव से। तुम्हें नहीं, मैं देव की प्रेमिका हूँ। तुम्हारी प्रेमिका मर चुकी है। लेकिन अभी तो आप नीलू बन गई थी। सिर्फ देव की जान बचाने के लिए। वो सारा प्रभाव खत्म जो अब तक आपका मुझ पर पड़ा था। मैं आपको क्या समझ रहा था, लेकिन आप भी आम औरतों की तरह एक आम औरत ही निकली, एक पत्नी जिसकी जिंदगी अपने पति से शुरू होकर अपने पति पे ही खत्म हो जाती है। कोई परवाह नहीं उसे कि उसका पति कैसे समाज को। खैर, जाने दीजिए। आपको तो मेरी किसी बात पर विश्वास ही नहीं। जिससे प्यार करती हूँ, विश्वास भी उसी पर करूंगी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो ये भी उम्मीद नहीं होगी कि मैं तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। वो तो खैर आपकी। तुम सिर्फ अपनी मूवमेंट के बारे में जानते हो, एक औरत के मन को खुश नहीं जानते हो। लेकिन हथियारों के बारे में मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ मिस्टर राज। इसे चलाने से पहले इसे लोड करना पड़ता है। कैसे? अरे आप तो डर रही। आपकी जगह अगर नीलू होती तो बिल्कुल नहीं डर। मुझे इसके धमाके से डर लगता है, समझे? इसमें साइलेंसर लगा हुआ। जब ये चलता है तो बिल्कुल आवाज नहीं। तो क्या देव को पता भी नहीं चलेगा कि बाहर गोलियां चल रही हैं? वो हमेशा की तरह निश्चिंत दरवाजे पर ही आएगा। कभी ना उसे मारकर छिप जाएगा। देव कुछ नहीं कर पाएगा। सारे सिक्योरिटी और पुलिस वाले आपस में बातें करते रह जाएंगे। कोई भी देव को बचाने नहीं आएगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? कोई नहीं, दूर दूर तक कभी नहीं है। बस गोलियों की आवाजें हैं। कैसा शहर है ये? हर सुबह जब देव घर से बाहर जाता है तो मुझे बेचैनी सी होने लगती है। मुझे लगता है कि देव गोलियों के शहर में घूम रहा है। जब शाम को वापस घर आता है तो मैं नहीं जानना चाहती। मुझे लगता है कि देव मेरे पास रहकर महफूज है। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। देव गोलियों के शहर में महफूज है और घर में मौत उसका इंतजार कर रही है। मेरे होते हुए, मेरे रोकते हुए भी वो रुकने को तैयार नहीं। काश
काश मैं नीलू होती, पहले मर जाती, ताकि देह पर आई ये मुसीबत ना देखनी पड़ती मुझे। की गाड़ी आ गई। कुछ ही पलों में देर भी होता होगा। क्या किसी भी तरह, किसी भी शक पे तुम देव को मारने का इरादा नहीं बदल सकते? नहीं। नीलू के नाम पर, उसके प्यार के नाम पर, उसके काटे चुने जिस्म के नाम पर, हल्दी वाले दूध के नाम पर, चांदनी रात में फिरोजी चुन्नी के नाम पर। आप मेरी कमिटमेंट को नहीं समझ रही है मिस्टर जयराज। तुम मेरे प्यार को नहीं समझ रहे हो मिस्टर टेररिस्ट। ये प्यार को साबित करने की घड़ी है। मैं मर जाऊंगी जैसे इसकी नीलू मर गई, लेकिन अपनी आंखों के सामने देव को मरता हुआ नहीं देखूंगी। मैं तेरे देव और बारूद के बीच आकर खड़ी हो जाऊंगी। देव से पहले तुझे मेरे सीने में बारूद उतारना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो मेरे उसूलों के खिलाफ हो। करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक औरत की हत्या का संताप लेकर जीना पड़ेगा बाकी तुम। चल मार मुझे, उतार दे अपना सारा बारूद मेरे सीने में। इसी में कैद है देती जा। ये मरेगा तो देव मरेगा। सोच क्या रहा है? चला बोली। बोल हरामजादी, कहाँ है तेरा यार? नहीं तो तेरे जिस्म को चीर कर निकाल लूंगा उसने मैं। मार, जितना मार सकता है मार पापी। बोटियां कर दे मेरे जिस्म की। उसका पता फिर भी नहीं मिलेगा तुझे। मार। मिसेस देवरा, मिसेस देव, मिसेस देव, मिसेस देव। तो साले की हिम्मत से हैरान हूँ। बताइए, अब डीएसपी के घर घुस गया। अब मैडम जी तो ठीक है ना? और डॉक्टर ने कोई चिंता वाली बात तो नहीं बताई? नहीं, कहीं टकराने की वजह से सर में हल्की सी चोट है, उसी वजह से बेहोश हो गई थी साहब। डॉक्टर कह रहा जल्दी होश में आ जाएंगी। अब पूरी बात तो मैडम जी बताएंगी होश में आने के बाद। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया था वो साला वहीं पर था और ऐसे किताबें पलेरे हुए था जैसे कि कहीं का टीचर। टकने में दर्द था, ससुरा दिमाग ही नहीं काम किया, वरना वहीं ठोक देता साले को। सवाल तो यह है खराती लाल कि जब मैं घर के अंदर आया तो तब वो कहाँ था? वो अपनी जान खतरे में डालकर 2 सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके मेरे घर के अंदर तक आ गया। 2 घंटे मेरे इंतजार में बैठा रहा कि कब मैं आऊं और वो मुझे गोली मारे। लेकिन जब मैं आया तो वो चला गया। इसलिए शायद
शायद उसे लगा हो कि शायद वो यहाँ से बख्शे जा नहीं पाएगा। वो सुसाइड मिशन पर आया था कराती लाल। अगर उसे अपनी जान की फिक्र होती तो दिन के उजाले में ना आता, जरूर कहीं देर सवेर हाथ लगाकर हमला करता। बात तो सोचने वाली है जनाब। अनीत, होश आ गया तुम्हें? ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूँ। और आप? मैं ठीक हूँ अनीत, कुछ नहीं हुआ मुझे। वो बहुत खतरनाक आदमी था, मार देना चाहता था तुम्हें। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बस से मस नहीं हुआ। दरवाजे पे निशान लगा के बैठा रहा, और जब तुम आए वो तुम पर गोलियां चलाने लगा। मैं हार कर उसे डर गई। तुमने उस आतंकवादी से हाथापाई की? क्या बात है मैडम जी, क्या बात है। आपने तो कमाल कर दिया। देखा जनाब, अगर आप मैडम जी की जगह होते ना तो शायद ये ना करते। जाओ देखो जाकर बाहर, गारद लेकर जाना साथ। अब जनाब, क्या जरूरत थी उससे हाथापाई की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो तुम्हें मारने आया था। लेकिन मेरी सिक्योरिटी के लिए तुम गोली और मेरे बीच आकर खड़ी हो गई। सुबह कहा था, शाम को करके भी दिखा दिया। थैंक यू। लेकिन वो आया कब था? शायद शाम के 4 बजे होंगे देव। उसे सब मालूम था कि आप कब आते हो और किधर से आते हो। इसका मतलब है वो 2 घंटे से ज्यादा यहाँ रहा। तो मुझे एहसास तक नहीं हुआ। गलती तुम्हारी भी नहीं। कितनी बार कहा तुम्हें कि सिक्योरिटी वालों को? देव, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, वो दरवाजे पर ही थे। लेकिन वो दोनों बेहोशी की हालत में पिछले लॉन में मिले। लॉन में? मुझे नहीं पता। ये 2 घंटे वो सिर्फ मेरा इंतजार करता रहा। हाँ देव, 2 घंटे उसकी नजर सिर्फ दरवाजे पर ही रही। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया नहीं तो वो यहाँ नहीं था। सिर्फ तुम बेहोशी की हालत में मिली। हमने घर के अंदर बाहर सब जगह देखा, कहीं कोई नहीं मिला। देव, वो यहीं खड़ा था, वो यहीं पर था। उसके एक हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे हाथ में शायद कोई किताब। हाँ देव, वो बहुत खतरनाक आदमी था। सुना? वो पकड़ा गया। ठीक है, तुम चलो, रोटी लेकर पहुंचो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। चला चलो सबके साथ। कहाँ जा रहे हो देव? इस हादसे से जुड़े कुछ सवाल हैं, उनके जवाब ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन हादसा तो घर में हुआ है, जवाब ढूंढने तुम बाहर जा रहे हो। सवाल जब बाहर से अंदर आया नहीं तो जवाब ढूंढने अंदर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सवाल आया तो आया कहाँ से। मैं तो एक बर्तन लेकर आया था जी, अब रसोई में रखनी थी। रख दो और तुम बाहर जाओ, अभी आ रहा हूँ। मुझे डर था कि मैं जिस काम से आपके घर आया था कहीं आपके कारण अधूरा न रह जाए। और देख लीजिए मिसेस देवराज, मेरा डर सच साबित हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का काम अधूरा छोड़कर जा रहा हूं। मुझे लगा कि देव के मरने से ज्यादा अनीत का जिंदा रहना जरूरी है। देव के मरने से ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनीत जिंदा रहेगी तो इस दुनिया को बहुत फर्क पड़ेगा। कम से कम फूलों की जड़ों में लगे कीड़े तो मरते रहेंगे। कुछ पल नीलू बनकर जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
कौन था वो जो आपके घर में घुस आया था, अब टेररिस्ट था जी, अब बाजार वाले नाके पे पकड़ा गया। अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ जी, पंगा हो गया, हाथ खड़े कर दिया साले ने। और तो इसमें पंगे वाली कौन सी बात है? ये तो अच्छा हुआ ना, कोई खून खराबा नहीं हुआ। अरे आपको नहीं पता मैडम जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये बंदा ना अब 2-3 साल पहले बहुत बड़ा टेररिस्ट हुआ करता था जी। इसके ऊपर पूरा 10 लाख रुपए का इनाम है। हम तो उसे बहुत पहले ही मार के इनाम भी ले चुके हैं जी। अब मेरे बेटे को ना मोटरसाइकिल उसी रकम से लेकर दी थी जी। अब उसी को मार के आपके जो जनाब है वो जनाब बने, नहीं तो पहले हमारे जैसे हुआ करते थे। अब मरे हुए बंदे की गिरफ्तारी कैसे होगी? पंगा तो यही है। अब होना क्या है जी, अब किसी और की जगह उसको मारा था, अब उसकी जगह किसी और को मारेंगे। रात में जंगल ले जाकर ठोक देंगे साले को। खिराकीलाल कह रहा था कि वो टेररिस्ट पूरा 5 साल के बाद एक्शन में आया और आया भी सीधा तुम पर हमला करने के लिए। क्या कोई खास वजह है इसकी? एक पुराने टेररिस्ट के पास एक पुलिस वाले को मारने की 1000 वजह हो सकती है, लेकिन मैं उस वजह के बारे में सोच रहा हूँ जिसके लिए उसने मुझे नहीं मारा। वो अपनी जान पर खेलकर 2 सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके मेरे घर के अंदर तक आ गया। 2 घंटे मेरे इंतजार में बैठा रहा कि कब मैं आऊं और वो मुझे गोली मारे, लेकिन जब मैं आया तो वो चला गया। इसलिए शायद उसका इरादा बदल गया हो। लेकिन क्यों? यही सोच कर तो मैं परेशान हूँ। तुम ये सोचकर क्यों परेशान हो रहे हो? उसने तुम्हें नहीं मारा, ये क्या कम है? मैं तो शुक्रगुजार हूँ इसके कि तुम अभी भी मेरे पास हो, मेरे इतने करीब। देव, अब क्या करोगे इस टेररिस्ट का? खिराकीलाल कह रहा था कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो बहुत पहले ही मारा जा चुका है, और वो ये भी कह रहा था कि टेक्निकली उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली जा सकती। ये सब डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो? हाँ देव, मुझे चिंता है। खिराकीलाल ये भी कह रहा था कि फर्जी रिकॉर्ड दिखाकर मार दोगे तुम उसे। तो फिर और क्या करें उसका? देव, ये गलत है, गैर कानूनी बात है। वो कौन सा कानून को मानते हैं जो कानून लागू किया जाए उन पर? अगर कोई कानून नहीं मानता तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए कोई कानून नहीं है। आपने उन्हें गिरफ्तार किया, चाहिए तो ये था कि आप उन्हें अदालत में पेश करें, उन पे मुकदमा चले। कौन गवाही देगा उसके खिलाफ? गवाहों को डरा लिया जाएगा, वकीलों को धमका लिया जाएगा, जजों के रिश्तेदारों को किडनैप कर उनको अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया जाएगा। 15 दिन में बरी होकर बाहर आ जाएगा और फिर से मारने लगेगा लोगों को। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं जानती हूँ वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम सिर्फ उसे टेररिस्ट समझ रहे हो। अच्छा, और क्या है वो? हमारे जैसे ही इंसान, हमारे जैसे ही सोच और जज्बात हैं उसके, और कुछ मामलों में तो वो हमसे भी ज्यादा हुए हैं। अगर कोई हमदर्दी से उसकी बात सुन ले तो बहुत ही शानदार इंसान है। देख, ये बात तुम कह रही हो उस शख्स के बारे में जो तुम्हारे पति को मारने के लिए तुम्हारे घर में घुस आया? लेकिन मार कर तो आपको एक खरोच भी नहीं गया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मारा उसने मुझे? 1000 गोलियां चलती है बाहर, हर गोली के चलने का कोई ना कोई मकसद होता है। वो कौन सी गोली है? इसका मकसद तो है पर वो चली नहीं।
सारा दिन मैं गोलियों के बीच में रहता हूँ, कभी इनसे डर नहीं लगता, चाहे वो मेरे चेहरे के कितने ही करीब से गुजर जाएं। लेकिन आज मैं डरा हुआ हूँ उस गोली से जो बिना चले मेरे सीने में घुस गई है। आखिर क्यों नहीं चली वो गोली? क्योंकि उस गोली में और तुम्हारे बीच एक औरत खड़ी थी देव। हाँ, बता चुकी हो तुम मुझे कि कैसे मुझे बचाने के लिए तुम उस टेररिस्ट के साथ लड़ पड़ी। मैं नहीं देव, वो औरत नीलू थी, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तुम उस गंवार लड़की की बात कर रही हो जो अपने कपड़ों में गोला बारूद छिपाकर इन लोगों को सप्लाई किया करती थी? काश कि आप मिले होते उस लड़की से तो कभी उसके बारे में ऐसी बातें ना करते। तुम जानती हो उस लड़की को? मिली हो उससे? हाँ, जानती हूँ और मिली भी उससे। कब? कहाँ? अभी कुछ देर पहले उसकी प्रेमी की नजरों में, उसकी यादों में, उसके ख्यालों में। देव, वो तो नफरत करती थी आतंकी इस खेल से, बेटा तुम्हारी पुलिस ने उसके साथ जाती की। क्या जाती की पुलिस ने उसके साथ? क्या कह दिया वो टेररिस्ट तुम्हें? वो जन्म से टेररिस्ट नहीं था देव, बस सिस्टम से नाराज होकर वो किसी ग्रुप में शामिल हो गया था। ये उसकी गलती हो सकती थी और खुद नीलू भी उसे इस रास्ते से चलने से रोकती थी। चाहिए तो ये था कि नीलू की कोशिशों में तुम्हारी पुलिस उसका साथ देती, लेकिन उल्टा पुलिस ने उसे जलील किया। उससे उसकी प्रेमी का नाम जानने के लिए 5 दिन 5 रात थाने में रखकर उसे इतना टॉर्चर किया, उसे इतना अपमानित किया कि दर्द ना सहते उसने थाने में आत्महत्या कर ली। उसने टेररिस्ट की प्रेमिका होने की नमोशी में आत्महत्या की। झूठ मत बोलो देव, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। उस लड़की का मेडिकल टेस्ट हुआ था और रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा था कि उसके साथ एक से ज्यादा मर्दों ने। झूठ है, ये सब बकवास है। बहका गया वो टेररिस्ट तुम्हें। ये अखबार भी बहका रहे हैं मुझे। तो अब समझ में आया कि वो टेररिस्ट मुझे फिजिकली मारने नहीं आया था, बल्कि मेरी पत्नी की नजरों में गिराकर मुझे जीते जी मारने आया था। हैरानी हो रही है मुझे कि एक टेररिस्ट की बातों में आकर मेरी पत्नी उसके हक में मुझसे बहस कर रही है, मुझ पर शक कर रही है। मैं तुम पर कोई शक नहीं कर रही, बस तुमसे विनती कर रही हूँ कि उसे मत मारो, उसे अदालत में पेश कर दो, चाहे तो जिंदगी भर के लिए उसे जेल भिजवा दो। तुम उस टेररिस्ट के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है? तुम्हारा कौन सा कोई रिश्ता है उसके साथ? रिश्ता है देव, मेरा उसके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। हम दोनों मोहब्बत करते हैं, वो अपनी नीलू से और मैं अपने देव से। पर इसी रिश्ते के नाम पर उसे तुम्हारी जान बख्शने दे, वरना वो तुम्हें मार सकता था। पर इसी रिश्ते के नाम पर मैं तुमसे मिन्नतें करती हूँ कि उसे मत मारो। मेरा यकीन करो, वो फिर कभी हथियार नहीं उठाएगा, और अगर छोड़ दोगे तो दूर पहाड़ों पे चला जाएगा और गुजार देगा अपनी बाकी की सारी जिंदगी अपनी नीलू की यादों में। मैं जानती हूँ। वाह, सिर्फ 2 घंटे के रिश्ते में उसके बारे में इतना कुछ जान लिया। इंटरेस्टिंग। किसी को जानना होता है 2 पल ही बहुत होते हैं, और ना जानना हो 7 पल भी पसंद है। हाँ, शादी के 4-6 महीनों में 2 महीने तो गुजारे ही मैंने तुम्हारे साथ, कितना जान पाया हूँ। लेकिन आज मुझे पता चला कि मेरी बीवी तो त्रिकालदर्शी है। कुछ ही मिनटों की मुलाकात में किसी का भी अतीत, वर्तमान और भविष्य जान लेती है। और आज ही मुझे यह भी पता चला है कि मेरी बीवी मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरी जान बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें उस टेररिस्ट के साथ तक जाना पड़ा? देव, ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? आज मैं कर रहा हूँ, कल यही सवाल सारा शहर करेगा कि एक हार्डकोर टेररिस्ट डीएसपी देवराज सिंह के बंगले पर आया, 2 घंटे यहाँ रहा और फिर डीएसपी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वापस चला गया। क्या जवाब दूंगा मैं लोगों को? हाय रब्बा, ये क्या सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? 5 साल, पूरे 5 साल वो कहीं नहीं था मेरी जिंदगी में। 10 दिन पहले तुम यहाँ आई और वो आ गया। काम वाली को छुट्टी दे दी गई, सिक्योरिटी गार्ड बेहोश कर दिए गए और वो आ गया। 1 घंटे बाद खराती लाल बिना दस्तक दिए घर के अंदर आ जाता है। तुम्हारा दुपट्टा यहाँ जमीन पर गिरा पड़ा है और शाम को 5 बजे तुम नहा रही हो। उसने मुझे अंदर बंद कर दिया था और खुद बाहर कविता पढ़ने लगा था। कविता की आड़ में कहानी में मत उलझा मुझे। कौन आता है इस तरह किसी के घर? वो बहुत अपना ना। क्यों डाकू कातिल भी इसी तरह आते और हैं? टेररिस्ट किस तरह नहीं आते। पढ़ती हो ना रोज अखबारों में, 2 मिनट नहीं लगते उन्हें किसी की जान लेने में।
लेकिन उसे तो पूरे 2 घंटे लग गए अनीत। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो इस घर में तुम्हें मारने नहीं बल्कि मुझे मिलने आया था? मैं नहीं, हालात कह रहे हैं। क्या जानते हो उन हालातों के बारे में जिनसे मैं गुजरी हूँ? पूरे 2 घंटे उसने मुझे डराया, धमकाया, अपमानित किया, मेरा सिर फोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा दुपट्टा यहाँ जमीन पर बिछा हुआ था, हजारों सलवटें हैं उसमें अभी भी, क्यों? देख, मैंने तुम्हारी जान की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करी, उसकी पिस्तौल पर अपना जिस्म बिछा दिया। अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो कि वो मुझे मिलने आया था। कहानी है, ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनता हूं मैं सुबह से शाम तक अपने दफ्तर में, नहीं विश्वास मुझे इस कहानी पर। बस करो देव, बस करो। मैं तो ये सब सोच भी नहीं सकती कि तुम ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये भगवान के नाटक बहुत देख चुका हूं इस लड़ाई में। ये आतंकवादियों की औरतें बादलों की तरह बरसती हैं अपने आशिकों पर, उनके राज छुपाने के लिए खून बहाती हैं, उनके जख्मों को धोने के लिए दूध बहाती हैं। जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनकी बेगुनाही का सबूत धोने के लिए आंसू बहाती हैं। कोई असर नहीं मुझ पर उनके आंसुओं का। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी अमीर। तो फिर वो टेररिस्ट कैसे खड़ा है हमारे तुम्हारे बीच? वो कहीं नहीं है, मेरा यकीन करो, वो कहीं नहीं है। कहानी नहीं है, मैं इस कहानी का पन्ना फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा इसके एक शब्द, निकाल लाऊंगा सच को बाहर। खैराती लाल, ओ खैराती लाल, जी जनाब। ले जाओ उसको और नामो निशान मिटा दो उसका इस जमीन से, जहां भी मुझे और जीना है। लेकिन जनाब, अभी तो दिन है। तो उसे गोली मार दे, शाम अपने आप हो जाएगी। जी जनाब। देव, ये क्या कर रहे हैं आप? वजूद मिटा रहा हूं उसका इस घर से। वो कहीं नहीं है, सिर्फ तुम्हारे शक में है वो मिट जाएगा तो शक भी मिट जाएगा। शक मिटाने के लिए नहीं, अपने गुनाह छिपाने के लिए मार रहे हो तुम उसे, अपनी कायरता छिपाने के लिए कत्ल कर रहे हो तुम उसका। तुम उसे इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि कागजों पर मार कर भी तुम इस सौदे पे पहुंचे मिस्टर डीएसपी। लाखों रुपए टकारे हैं तुमने किसी और की लाश दिखाकर, स्टार टांगे हैं अपने कंधे पर। और हमारा भी किसी का 5 महीनों के इकलौते भाई को, एक बूढ़ी विधवा के सपने को तुम इसलिए भी उसका नामो निशान मिटा देना चाहते हो ताकि किसी को यह ना पता चले कि उस रात उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार करने वाले में तुम भी शामिल थे। Shut up! मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप से? तुम्हारे चेहरे पे लिखा हुआ है सच। मैं जिस आदमी ने तुम्हारी जान बख्श दी, उसे मारने का क्या हक तुम्हें? आज दिन उसकी प्रेमिका को अपने कब्जे में रखकर उसके साथ खिलवाड़ किया तुमने, फिर भी वो तुम्हें माफ करके चला गया। 2 घंटे तुम्हारी बीवी उसके कब्जे में रही तो तुम उसकी जान लेने को उतर आए। तो तुम मुझे उस टेररिस्ट के साथ कंपेयर कर रही हो? नहीं कर रही। अब करोगे कैसे? उसने अपनी नीलों के लिए मुझे मेरा सुहाग बख्श दिया, तुम मेरे लिए उसकी जान ले रहे हो। क्या कंपैरिजन करूंगा तुम्हारा उसके साथ? तुम्हारी नजरों में मैं टेररिस्ट से भी गया गुजरा इंसान हूँ। टेररिस्ट कौन होता है? जो टेरर पैदा करता है, चाहे कानून बनाए रखने के नाम पर या उसे तोड़ने के लिए। टेरर तो सिर्फ टेरर होता है, दहशत जो तलवार की तरह किसी के सर से टकराती है और चीरती चली जाती है जमीन तक, सब कुछ, तन मन आत्मा सब कुछ। किसी दहशत को इंसान की आंखों में देखा है क्या? मौत नाचती है वहां, मौत। जिंदगी के मायने भूल जाते हैं। टेरर इंसान को ऐसा मशीन बना देता है जिसमें कोई जज्बात नहीं होते, किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता, वो विश्वास करना भूल जाता है। कभी कभी तो वो कर बैठता है जो कभी सोचता नहीं। दहशत से लड़ता हुआ इंसान खुद एक दहशत बन जाता है, टेररिस्ट। तुम मेरे अंदर एक दहशत पैदा कर रहे हो, दहशत। तो तुम्हारी नजरों में मैं एक आतंकवादी हूँ? कोई फर्क नहीं। बकवास करती है हरामजादी। तू अपने त्रिया चरित्र से किसी और को मूर्ख बना सकती है, मुझे नहीं। मैं तेरी सच्चाई जान गया हूँ। यह है तेरा सच। कुछ पल नीलू बनकर
जिंदगी के खूबसूरत लम्हे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। जिंदगी के खूबसूरत लम्हे, वाह कितना खूबसूरत और नाजुक शब्द है, शीशे जैसे साफ, बार बार नजर आता है इन शब्दों को। अभी शर्म है तो कचरे में देखकर एक टेररिस्ट के साथ रंगरेलियां मनाती है एक पुलिस अफसर की बीवी। सिर्फ अपना पेशेंट चेहरा नजर आ रहा है, शीशे जैसे साफ शब्द। हाँ हाँ, अपना चेहरा नजर आ रहा है मुझे, शर्म से झुका हुआ मजबूर चेहरा जो अपनी बीवी की बेवफाई देखकर विकृत हो गया है। बोल बोल, क्या किया है तूने उसके साथ? क्या संबंध है तेरा उसके साथ? बोल, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। कोई फर्क नहीं, वही अपना, वही गाली, वही मारपीट। शायद ये घड़ी हर प्रेमिका की जिंदगी में आती है। कभी अपने प्रेमी के लिए सौगात बनकर, तो कभी अपने प्रेमी की तरफ से सौगात बनकर। बस थक गए, इतनी जल्दी? अभी तो मुझे रोना भी नहीं आया देख, लेकिन अखबारों में तो लिखा था कि तुमने नीलू को इतना टॉर्चर किया कि वो हत्या करने में मजबूर हो गई। तू भी हो जाती अगर तू मेरी बीवी ना होती तो तू भी मजबूर हो जाती। अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो क्या करती मेरे साथ? वही जो उस टेररिस्ट की प्रेमिका के साथ किया था, उधेड़ कर रख दिया था उसका वजूद। पहले उसके कपड़े, फिर उसकी इज्जत, फिर उसकी शर्म और फिर उसकी चमड़ी, और फिर लटका दिया था उसकी लाश को उसी की चुन्नी से पंखे के साथ। अगर मैं तुम्हारी बीवी ना होती तो यही सब करते मेरे साथ। गोली मार देता मैं तुम्हें। मेरी बीवी होकर खुशियों का पल दूसरों के साथ बांटती है, गोली मार देता मैं तुम्हें। जैसे 5 बहनों के इकलौते भाई को एक बूढ़ी विधवा के सपने को मारी थी। हाँ मारी थी गोली, पर कोई अफसोस नहीं मुझे उस गोली का। ये नहीं मारते बेकसूरों को, छाप फोड़ देते हैं बाजारों में, जहाज उड़ा देते हैं, कोई अफसोस नहीं मुझे उस गोली का, क्योंकि उसी एक गोली की वजह से आज मैं डीएसपी हूँ। ये शान और शौकत, बैंक बैलेंस, बंगला, सब कुछ उसी एक गोली की वजह से है। तो ले लो मेरी चुन्नी और डाल दो मेरे गले में, भर लो गोलियां अपनी पिस्तौल में और तैयार हो जाओ मेरे साथ वही सब करने के लिए, क्योंकि मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। हाँ, मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। करो जितना टॉर्चर कर सकते हो मुझे करो। मेरे टुकड़ों पर पलने वाली, मेरे घर पर रहने वाली घटिया औरत, और क्या है तू मेरी? कोई नहीं। दहशत से पैदा किए हुए सारे सवालों ने तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। मेरा तुम्हारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं, मेरा किसी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं। मैं अब तुम्हारी कुछ नहीं, मैं अब किसी की कुछ नहीं। कोई नाम नहीं मेरा, कोई पहचान नहीं मेरी, कोई अतीत, कोई भविष्य नहीं मेरा, कुछ नहीं लिखा मुझ पर। मैं अब सिर्फ एक कागज हूं। कभी अपनी सारी पहचानें पीछे छोड़ तुम्हारी डोली में बैठकर तुम्हारे घर आए। उस रिश्ते में मुझे एक नई पहचान दी और तुमने मुझे एक नया नाम दिया और मैं अनु से अनीत हो गई। लेकिन तुमने उस पहचान पर भी शक किया और अब मैं अनीत से नहीं हो गई। लेकिन अब मैं तुम्हें, तुम्हारी दी सारी पहचानें तुम्हें वापस लौटाती हूँ। मैं अब अनु नहीं, मैं अब अनीत भी नहीं, मैं अब नीलू भी नहीं, मैं अब कुछ नहीं। अब तुम जो समझना चाहते हो समझ लो, जो मर्जी नाम लिख लो कोरेगा कागज पर। मैं वादा करती हूँ, तीनों में से जो पहचान तुम मुझे दोगे मैं पूरी ईमानदारी से उसी पहचान में ढल जाऊंगी। लेकिन याद रखो, मेरी फिर वही पहचान बचेगी जो तुम चुनोगे। बाकी की सारी पहचानें सदा के लिए मिट जाएंगी। और जो पहचान तुम मुझे दोगे उससे जुड़ी होनी अनहोनी के भी तुम खुद जिम्मेदार होगे। वाह, मैं जो पहचान तुम्हें दूंगा तो उसी में ढल जाएगी,
फिर वही पहचान बचेगी, बाकी की दो मर जाएंगी सदा के लिए। अच्छा, अगर मैं फिर अनु से शुरुआत करना चाहूं तो मैं अपने मन की डोली में बैठकर तुम्हारे दिल द्वार पे दस्तक दूं। तुम्हारी पहचान की मोहताज, तुम्हारे टुकड़ों पे बनने वाली एक शरणार्थी। अच्छा, अगर मैं अनु को एक नई अनीत बनाना चाहूं तो मैं तुम्हारा सारा कहा सुना माफ करूंगी और भूल जाऊंगी एक अनचाहे हास्य को। अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगा दूंगी, तुम्हारे लिए वारिस पैदा करूंगी, उनके लिए मोचे बनाऊंगी। और अगर कोई आतंकवादी तुम्हें मारने आया तो मैं बेखौफ अपनी जान पर खेल जाऊंगी। और अगर तुम मर गए तो मैं गुजार दूंगी बाकी की सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर। नहीं, इतना विश्वास तो नहीं रहा मुझे तुम पर। हाँ, अगर मैं तुम्हें नीलू समझ लूं तो मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊंगी और तुम्हारे उसके अधूरे रह गए मिशन को पूरा करूंगी। तू उसके अधूरे मिशन को पूरा करेगी? अरे मारने आया था मुझे, तू क्या तू टेररिस्ट बनकर मारेगा मुझे? चल चल मार। अरे जीना भी साला कौन चाहता है अपनी बीवी को किसी और के साथ रंगरेलियां मनाते देखकर। चल चल बन नीलू, कदराए जिस्म वाली वो शानदार पहाड़ा। क्या औरत थी, वो थी असली प्रेम का। उधड़ती चली गई, लेकिन अपने प्रेमी का राज नहीं आने दिया अपनी जुबान पर। सलाम सलाम करता हूं मैं उस औरत को। चल चल बन वो औरत, अगर बन सकती है तो बन। मर गई वो अनु जिसकी मासूमियत और फिदा होकर ब्याह के लाया था। वानी, नफरत है मुझे उस नाम से। भर दिया है मेरा तन मन बेवफाई के जख्मों से। चल चल बन नीलू, अल्लाह मेरा जख्मों के लिए हल्दी वाला दूध। ये ले नीलू की फिरोजी चुन्नी। मिशन को पूरा नहीं करेगी। ये ले पिस्तौल, चलानी आती है या मैं सिखाऊं? अरे तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? खड़ी है क्या? अरे तू उधर क्या देख रही है? मैं इधर खड़ा हूं। अरे नजर नहीं आता क्या? किसी को कुछ नजर नहीं आता, बस लगता है, मारता है। किसी को दुश्मन का पता और न किसी को दोस्त का। रिश्तों को परिभाषित करने वाले सारे शब्द मर गए हैं जब में, और अब उनकी लाशों से लहू बनकर बह गए। सुनो, बाहर गोलियां चल रही हैं, हवा में बारूद की गंध फैली हुई है। कुछ लोग मर रहे हैं और कुछ मार रहे हैं। इतनी दहशत है जंगल में कि
देवदार के ऊंचे वृक्ष भी डरकर खामोश हो गए, जैसे मर गए हैं और चुपचाप देख रहे हो अपनी मौत का तमाशा। इन्हीं मरे हुए वृक्षों के बीच वो भी बदला होगा, हाथ बंधे पीठ पर और घुटने लगे जमीन से, दिल में अधूरे रह गए मिशन की टीस लिए हुए, आखिरी बार अपनी नींद को याद करते हैं। पर उसे कौन बताए कि ना तो उसकी प्रेमिका मरी है और ना ही उसका कोई मिशन अधूरा रहा। जाओ और जाकर बताओ उसे कि मैंने अपना वादा निभा दिया। मेरी वजह से उसका जो मिशन अधूरा रह गया था वो मैंने पूरा कर दिया। कौन सा वायदा, कौन सा मिशन? तुझे मारने आया था वो, लेकिन मैं नीलू बनकर तेरे और उसके बीच आकर खड़ी हो गई। नीलू को तो वो मार भी देता, लेकिन नीलू को कैसे मारता? अनीत को तो वो मार भी देता, लेकिन नीलू को कैसे मारता? उसे क्या पता कि प्यार के वो पल कितने झूठे थे। मेरे तन पर फिरोजी दुपट्टा था, लेकिन मेरे दिल का रंग सिर्फ अनीत। उसे क्या पता था चांद की चांदनी झूठी थी, उसके जख्मों को हल्दी में दूध से धोना छूट था, क्योंकि उस दूध में हल्दी नहीं थी, जहर। क्या? हाँ, वही कीड़े मारने वाली दवाई। ये तो क्या बकवास कर रही है अनीत? कौन अनीत? कैसी अनीत? यहाँ कोई अनीत नहीं है। तुम भूल रहे हो मिस्टर डीएसपी कि इन्हीं हाथों से मारा है तुमने अनु और अनीत को। मैं अब से नीलू, उस टेररिस्ट की प्रेमिका। तू ऐसा नहीं कर सकती कभी नहीं। तू मुझे नहीं मार सकती। मैं तेरा पति हूँ। तू दुनिया की लौर में रेंगता हुआ फूलों की जड़ों में लगा एक कीड़ा है, बस। तू कुछ करती क्यों नहीं? मैं मर रहा हूँ। तो इधर देख, मैं मर रहा हूँ। तू वो क्या कर रही है? जोगिया तेरा वेख्याल जोगिया तेरा वेख्याल जोगिया सोचा दिया जुने जिंदा दा तू आगे पुछ हाल जोगिया तेरा बेख्याल जोगिया तेरा बेख्याल जोगिया।
दोस्तों ਇਹ ਸੀ ਨਾਟਕ ਪੈਰਿਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ। ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਨਾਟਕ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। मेरा ख्याल है भी ताड़ी मारन दी तो बहुत ताड़ियां चाहिए सी, पर साह रोक के सुनिया, साह रोक के इस नाटक में सुनिया सी। मतलब इन्ना शिद्दत इन्ना दर्द, क्योंकि साडे असीं पंजाब दे विच सारा कुछ हंडा चुके हैं। हुण JNK हर स्टेट जिथे भी जागदियां स्टेटां ने, जागदे लोग ने, जागदे सिरां वाले लोग ने, उत्थे इस तरह दी कहानियां रिपीट होंदियां रहणगीਆਂ। सो मैं डायरेक्टर साहब नूं बेनती करदा, डॉक्टर साहब सारे पात्र नाल अपनी जान करो। थैंक यू वेरी मच। बहुत सोहना नाटक सी। मुख्य भूमिका में संध्या सिंह, अनित यानी कि विजय भान सिंह जी और अजनबी दीपक राज राही जी, हैराती लाल कृष्ण, लाइट पे थे हमारे साथ में कृष्णा सक्सेना जी। बहुत छोटी सी टीम लेके हम लोग आए। ताड़ियां सारे जोरदार ताड़ियों नाल स्वागत करो, क्योंकि कानपुर पिछली बार हम लोग पटियाला जब आए थे इसी मंच पे हम लोगों की लगभग 20-22 लोगों की कास्ट थी। इस बार बहुत छोटी थी कास्ट है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि जो मुख्य भूमिका में अनित का जो अभिनय कर रही थी संध्या सिंह, इनको आज 102-103 फीवर था, जॉइंट पेन। जोरदार ताड़ी इन्होंने हौसला ही हुआ और उन्होंने दवा ले लेके मतलब जो है वो किया है पूरा। तो मैं तहे दिल से पूरा सभी का टीम का आभार अदा करता हूँ। और मैं नाटक का निर्देशक और संगीत पर मैं बैठा। बहुत खूबसूरत नाटक, इन्ना दर्द, इन्नी बैलेंस। एक दीपिका हमारे साथ, एक दीपिका साथी जो हैं वो भी हैं, दीपिका सिंह प्लीज, सॉरी मैं नाम भूल गया था। ये बैक स्टेज में हम लोगों के साथ में आई हैं और ये खुद भी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, लेकिन इस बार ये अभिनय नहीं कर रही, बैक स्टेज संभाल रही है। छोटी सी टीम थी हम लोगों की, केवल 7 लोगों की। मैं मैडम परविंदर कौर जी से कहूँगा आए स्टेज पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डर रहा था जब 102-103 फीवर था। इस वक्त यूपी में एक फीवर चल रहा है जो 2-3 दिन भी अगर आता तो 1 महीने का बीमार बना देता। पूरे जॉइंट्स में पेन होता है, चिकनगुनिया डेंगू टाइप का। और मैं उससे अभी झेल चुका हूँ। मैं 2 दिन में मतलब समझिए मुझे ये हालत हो गई थी कि 15 दिन से बीमार हूँ। और मुझे तो ये लग रहा था कि मैं नाटक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बस इन्होंने हिम्मत जुटाई तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, देखते हैं, कोशिश करें। बहुत बहुत मुबारक। मैं पंजाबी च गल करांगी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੇਂਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਔਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ